हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता स्टोरी बेरीज के साथ। और आज हमारे साथ गपशप पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। एफआईआर, लापतागंज, जिनी और जुजू, ये उन दिनों की बात है। ऐसे बहुत ही पॉपुलर सीरियल्स में उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। और टीवी सीरियल्स ही नहीं, मूवीज जैसे कि एबीसीडी, डू नॉट डिस्टर्ब जैसी बहुत ही पॉपुलर मूवीज में भी इन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। मैं जिन राइटर के बारे में बात कर रही हूँ उनका नाम है अमित आर्यन। तो चलिए उनसे मिलते हैं एंड लेट्स डू सम गपशप। लेट्स डू सम गपशप। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता स्टोरी बेरीज के साथ और आप देख रहे हैं गपशप। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही नामी सेलिब्रिटी, जो कि कॉमेडी के जेनर में बहुत ही उनका नाम है। उनकी बहुत सारी एपिसोड्स हैं, बट एफआईआर और लापतागंज बहुत ही पॉपुलर हैं। उन्होंने एबीसीडी और डू नॉट डिस्टर्ब जैसी मूवी में बहुत ही बढ़िया काम किया है। आइए हम मिलते हैं अमित आर्यन जी से। अमित जी, वेलकम टू द शो। Thank you so much. अमित जी, पहले आप अपने बारे में बताएं कुछ, अपने अपने बारे बैकग्राउंड के में बारे में, आप किस तरह से। जी। मैं एक्चुअली मेरी जो जर्नी शुरू होती है वो 1995 में आई केम टू बॉम्बे। हम्म। और मैं बिलोंग करता हूँ यूपी में एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बांदा डिस्ट्रिक्ट। और बांदा जी। डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, अतर्रा नाम का। हम्म। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और वहाँ हाँ। से मेरे फादर वहाँ पे अतारा डिग्री कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। और मेरे हम्म। डॉक्टर एच सी निगम और मेरे अंकल डॉक्टर एच सी निगम उसी कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो घर में हमेशा ओके। एक पढ़ने का, लिटरेचर का एक माहौल हमेशा मिला। तो जहाँ हम लोग हम्म। बचपन में चंपक, चंदा मामा ये सब चीज़ें पढ़ते थे, साथ ही साथ हमारे यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान भी आता था। साथ ही हम मुक्ता, सरिता और धर्मयुग और जितनी भी लिटरेचर की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम हाँ पढ़ते। हाँ। उससे क्या हुआ, कहीं न कहीं वो लिटरेचर आपके अंदर आना शुरू हुआ। और मेरे ओके। फादर खुद भी लिखते थे, वो खुद भी कवि थे। और हम्म। काफ़ी बड़े-बड़े मंच में उन्होंने कविता पाठ भी किया। तो वो भी हाँ कवि हाँ। थे, तो कहीं न कहीं वहाँ से वो आर्ट जो है अंदर आनी शुरू हुई। और दूसरी तरफ अगर मेरे मम्मी की साइड देखते हैं, तो मम्मी भी मेरी बड़ी अच्छी सिंगर थीं। और मेरे जो मामा हम्म। हैं मदन गोपाल जी, वो भी बहुत बड़े, बहुत अच्छे भजन सिंगर हैं। तो हमारे पूरा ही जो फैमिली है, उस फैमिली में आर्ट हमेशा रहा। लेकिन जी। राइटर जो है वो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक राइटर बन सकता हूँ या मैं एक राइटर बनूँगा हम्म। या मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है। आई डिडन्ट नो दैट। So I came Mumbai in 1995 and I started my career as an assistant director. हम्म। तो ओके। पहले ये था कि भाई पहले क्या है समझना है इंडस्ट्री को। तो हम्म। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काफ़ी मैंने काम किया उस समय। काफ़ी काम किया जी। 95 से कुछ 4-5 साल मैंने काफ़ी टीवी शोज़, फ़िल्में की। हम्म। उसके बाद फिर एक दिन आई रियलाइज़ दैट दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी बिकॉज़ डायरेक्टर बनना मतलब बहुत ज़्यादा आपको हर डिपार्टमेंट पे फ़ोकस देना पड़ता है, कर What made रखना you पड़ता feel that this was not cup of your cup of tea? है। या Because आप ऑलरेडी इतने अच्छे लिखते हैं। No, actually I had not discovered that I हम्म। can be a writer ओके। because उस समय तो मुझे ये था कि आई एम एन असिस्टेंट डायरेक्टर, सो आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। बट जी, बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल। आई रियलाइज्ड कि डायरेक्टर जो है वो उसको हर डिपार्टमेंट में फोकस करना होगा। और उस समय एक बड़ी कमाल की बात हुई थी कि एकता कपूर ने हम्म। पूरा टीवी चेंज कर दिया था 2000 में। उसके पहले ओके। क्या था, डायरेक्टर्स की इज्जत थी, डायरेक्टर्स की हम्म। वैल्यू।
उसके बाद क्या हुआ, ऐसा चेंज हो गया माहौल कि आज एक डायरेक्टर काम कर रहा है, 2 दिन के बाद उसी शो को दूसरा डायरेक्टर काम कर रहा है, फिर तीसरा डायरेक्टर ओके। आ रहा है, उसको लोग बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हुआ कि यार ये अब बात नहीं, डायरेक्टर्स की आज भी इज़्ज़त अच्छा। हमेशा होनी चाहिए। हम्म। लेकिन फिर भी एक वो नहीं रह गया कि जो डायरेक्टर को हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता था। यहाँ तक कि ऐसा भी होने लगा कि स्क्रिप्टिंग में जहाँ डायरेक्टर को शुरू से एंड तक इन्वॉल्व करना चाहिए, डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन मैं जिन भी प्रोजेक्ट्स में जुड़ा था, उनमें हमेशा मैं राइटिंग में ज़रूर राइटर्स के साथ जुड़ा रहा। ओके। देन मुझे लगा मैं क्या करूँ? मुझे तो नहीं बनना है डायरेक्टर। उसके बाद मैंने जी। कुछ प्लेज़ लिखने शुरू किए और उनको मैंने किया, उनको So डायरेक्ट since किया। when you started writing plays? It was 2000, 2000, 2001। Okay. तो वो Okay. हमने किया और वो भी लोगों को अच्छा जब वो प्लेस लिखे और डायरेक्ट के लिखे इसलिए कि मजबूरी थी किससे लिखवाएं पैसे वैसे तो लोगों ने जब वो प्लेस देखे तो लोगों ने उसकी राइटिंग की बड़ी तारीफ की कि राइटिंग बहुत Okay. अच्छी राइटिंग बहुत अच्छी राइटिंग बहुत अच्छी आप लिखते क्यों नहीं लिखते क्यों नहीं। देन उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा अब लिखना चाहिए। उस समय हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छे एक्टर हैं मिस्टर विजय आयदसानी, शांति वगैरह बहुत सारे शोज़ में उन्होंने काम किया, तो वो आते थे मेरे तो अब हुआ ये कि उन्होंने मुझे कुछ कॉर्पोरेट और ये सब फ़िल्में दिलाई, वो लिखी मैंने। फिर कुछ इवेंट्स दिलाए वो लिखे। उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा शुरू हो गया कि फिर मैं अवार्ड्स लिखने लगा। तो मैंने फ़िल्म फेयर अवार्ड Okay. भी लिखा, जीफा हाँ लिखा, हाँ। इस तरह के अवार्ड्स मैं लिखने लग गया। मगर उसमें मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि अवार्ड्स तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अवार्ड्स में नाम नहीं आता है राइटर का, कभी भी। अच्छा। तो हमेशा वो मोरानी एंड टीम इस टाइप से आता था, तो मुझे तकलीफ होती थी कि पैसे तो हैं लेकिन नाम नहीं आता है। तो मुझे वो काम करना है जिसमें नाम हो। देन उसके बाद ओके। फिर मैंने सोप लिखने शुरू किए। सोप लिखे मैंने, कई सोप लिखे और फिर आया 2006। 2006 में मुझे ऑफर हुआ एफआईआर। एफआईआर सब टीवी ओके। उस समय सब टीवी को सोनी ने ले लिया था और सोनी सब हो गया था। तो So एफआईआर 2000 वाज द फर्स्ट that कॉमेडी was जो my आपने स्टार्ट करी थी? that was my first comedy show। उसके पहले ओके। मैं सोप ओके। था। तो कॉमेडी में मेरा पहला था वो, तो एफआईआर आ गया। ओके। एफआईआर लिखना शुरू किया मैंने और फिर तो वो हिस्ट्री बन गया। फिर वो 9 साल चलता रहा वो शो और सारे ढेर सारे अवार्ड्स, नाम, शोहरत सब कुछ दिया उस एक शो ने मुझे। फिर उसके जी। बाद बैक टू बैक मेरा फिर वो लापतागंज शो मुझे ऑफर हुआ, वो भी बहुत बड़ा हिट शो हुआ। फिर मेरा जी। जिनी और जुजू एक शो लापतागंज इनफैक्ट काफी लंबा चला। लापतागंज का सीजन 1 आया, देन सीजन 2 भी आया। सीज़न 2 तो मैंने नहीं किया था, सीज़न 1 किया मैंने, वो 5 साल चला था। और अच्छा। फिर उसके बाद आपका जिनी और जूजू मेरा शो आया, अली असगर और मीरा मानिक का, वो भी बड़ा हिट हो गया। तो बैक टू बैक चीज़ें होती चली गईं, हिट होती चली गईं चीज़ें। हाँ फिर हाँ। एक दिन बड़ा मज़ेदार किस्सा ये हुआ कि हमारे यहाँ सब टीवी में ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में लोगों ने कहा कि आप तो इतना अच्छा कॉमेडी लिखते हैं, आपका शो इतना अच्छा। हिट है, आप हर साल अवार्ड्स जीतते हैं, तो आपको डेविड धवन क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो तो फ़िल्मों ओके। में इतना एक बहुत बड़ा नाम है, कॉमेडी कॉमेडी में। किंग है वो तो। जी। मैंने बोला अरे देखते हैं, क्या मालूम बुला लें। उसके ठीक 2 दिन के ओके। बाद मुझे कॉल आया और कॉल मैंने किया और सामने से आवाज़ आई कि मैं डेविड धवन बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये लोग जो है मज़ाक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे चैनल वाले। तो ओके। मैंने डेविड जी को बोला, पहले उन्होंने बोला मैं डेविड बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन डेविड? तो वो बोला मैं डेविड बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ, बोलो डेविड धवन। अब वो एकदम गुस्सा हो गए वहाँ फ़ोन पे कि अरे मैं फ़िल्म डायरेक्टर डेविड धवन बोल रहा हूँ और ये। तो मुझे लगा मैंने कहा यार आवाज़ तो सुनी हुई है, तो नहीं डेविड साहब की आवाज़ है। क्या तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे जो है एफआईआर देखना हूँ, मुझे बड़ा पसंद है एफआईआर, तो मुझे अच्छा। इसलिए तुमसे करवाना था। तो देन उन्होंने फिर मुझे फ़िल्म दी डू नॉट डिस्टर्ब, गोविंदा हाँ रितेश हाँ। देशमुख, तो उसके डायलॉग लिखे मैंने, जो काफ़ी जो है एप्रिशिएट हुए डायलॉग्स। रिव्यूज़ में भी डायलॉग्स की काफ़ी तारीफ़ आई। जी। वो लिखा मैंने। फिर उसके बाद यार टीवी तो चल ही रहा था, टीवी चलता रहा। फिर उसके तो जो वो गाने साइमल्टेनियसली चल रहे थे वो? साथ में एफआईआर भी चल रहा था हाँ, साइमल? ओके। हाँ, एफआईआर तो ओके। 2006 से 2015 तक था और ये जो फ़िल्म थी 2008 में थी। ओके। 2008 9 में रिलीज़ हुई थी आई थिंक।
तो उसके गाने जो थे वो रेमो ने किए थे, रेमो डिसूजा ने जी। उसके गाने किए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर टीवी में बहुत बिजी रहा, तो मैं फिल्में बहुत कम उस हिसाब से कर पाता हूँ टीवी की वजह से। तो अब उस समय ओके। क्या, रेमो रेमो को एक आइडिया आया था दिमाग में और उसको करना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि कोई फाइनेंसर नहीं था, कोई कोई प्रोड्यूसर नहीं था, पैसे नहीं थे, कैसे करें? तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, तुषार हीरानंदानी, जिन्होंने हाँ, बहुत हाँ। फ़िल्में लिखी हैं और जिन्होंने अभी सांड की आँख भी डायरेक्ट की थी। तो वो काफ़ी काफ़ी हुँ, दोस्ती हुँ। उनसे रही है हमारी, हम लोगों की, हमने काम भी काफ़ी किया। तो जी। तुषार के साथ रेमो ने शेयर किया कि ऐसे-ऐसे करना है। तो तुषार ने बोला हाँ ठीक है, करते हैं। तो देन तुषार ने ओके। मुझे फ़ोन किया, तुषार ने कहा ऐसा-ऐसा है और देखो पैसे नहीं हैं, प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर नहीं है, फ़िल्म लिखनी है, तो क्या जी। करना है? क्या करते हैं? हाँ, हाँ। तो हुँ, फिर तुषार, हाँ, तो तुषार ने मुझे फिर वो फ़िल्म के लिए बुलाया, फिर रेमो से मिला। अब हमने साथ काम किया ही था रेमो के साथ भी, तो वो भी जानते ही थे। हुँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने आइडिया डेवलप करना शुरू किया, इसको बनाया, ओके। बन गया। और कमाल की बात ये है कि इसको हमने शायद बहुत कम ही ऐसे प्रोडक्शन हाउस होंगे जहाँ हमने नहीं सुनाया था ये, और हर जगह से ना हो गई थी, हर जगह से ना हो जाती थी। एबीसीडी का नरेशन हुआ यूट्यूब में। हम लोगों ने सोचा था कि अभी हुँ। करते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में कभी ये फ़िल्म बनाएँगे। और यूट्यूब में ओके। नरेशन था और वो जैसे ही नरेशन खत्म किया, रेमो, तुषार और मैंने, रॉनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर का नरेशन था, और जैसे ही नरेशन खत्म हुआ, रॉनी स्क्रूवाला ने सिद्धार्थ रॉय से कहा कि सिड मेक इट 3D। तो हम लोग को थोड़ा-सा हुँ, लगा कि क्या हुँ। बोला, हमें लगा शायद इस बार भी नहीं हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि ओके। उसने कहा कि भई आप जो है इसको 3D में बनाओ, इंडिया की पहली 3D मूवी, डांस 3D मूवी। और उस समय इंडिया जी, में जी। 3D नहीं शूट होता था, कन्वर्ट होता था। तो पूरा क्रू हुँ, यूएस से हुँ। आया स्पेशली, जी। और फ़िल्म बनी हुँ, और हुँ। वो बैंड बन गई, इतनी बड़ी हिट हुई नए-नए लड़कों के साथ वो फ़िल्म। तो बहुत बड़ी हिट हो गई वो भी फ़िल्म। सो हाँ, हाँ। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग इसलिए था कि क्या होता है कि जब आप कॉमेडी लिखते हैं, आप लिख सब हुँ, कुछ हुँ। सकते हैं, सब कुछ नहीं, लेकिन जब आप कॉमेडी लिखते हैं तो हो ये जाता है कि लोगों को लगता है कि आप सिर्फ़ कॉमेडी लिख सकते हैं। एक तो इमेज बन जाती है कॉमेडी की। हाँ, जी। तो मैं एक ऐसा शो आना, जो शो हुँ, जो हुँ। ऐसी फ़िल्म आना जो कॉमेडी नहीं, उसको लिखना हुँ, और हुँ। वो फिर हिट हो जाए अगर, तो बहुत बड़ी बात होती है। जी। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा, हाँ, बड़ा हाँ। चैलेंजिंग रहा है। इसी तरह अभी कुछ साल पहले ही एक शो मेरा था, 2-3 साल पहले ही, वो भी मैंने लिखा, उसके डायलॉग लिखे थे मैंने। वो भी कॉमेडी नहीं था, हुँ, बट बहुत हुँ। पॉपुलर शो था, ये उन दिनों की बात है, सोनी पे शो हाँ, था। हाँ। तो इस तरह से जो है कारवां चलता गया और चीज़ें होती गईं, और आज हुँ, हुँ। 16 साल हो चुके हैं सब टीवी के साथ काम करते-करते, और मैक्सिमम शोज़ लिखे हैं मैंने सब टीवी के लिए, और मोर हुँ, देन हुँ। 5000 एपिसोड्स लिख चुका हूँ मैं उनके लिए। जी। क्या कितना मतलब, डिफिकल्ट होता है फ़िल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में घुसना? आई मीन क्या आप पहले से ये सोच कर रखा था आपने कि आपको टीवी इंडस्ट्री में रहना है? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन क्या होता है फ़िल्मों तक पहुँचने के लिए टीवी एक बहुत अच्छा आपका गेटवे होता है, एक बहुत अच्छा रास्ता हुँ, होता है। हुँ। डायरेक्ट आप फ़िल्मों में जाएँगे तो आपने क्या किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। टीवी में आपका नाम बन जाता है तो आप देखिए, सामने से मुझे डेविड साहब का फ़ोन आ गया, वरना डेविड साहब से मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता, जी। है ना? तो वो भी पार्टनर इतनी बड़ी हिट हुई थी, उसके बाद की फ़िल्म थी, नेक्स्ट फ़िल्म। हुँ, हुँ। ओके। तो इस तरह से जो है। एफआईआर जैसे हम लोग सब जानते हैं एफआईआर में आपने इतने सारे तकिया कलाम यूज़ किया है, जी, उसके लिए आपको एक अवार्ड भी मिला है लिम्का बुक ऑफ जी। रिकॉर्ड्स जिसमें हाँ, अभी वो 3000 अभी से ज़्यादा। अभी आया नहीं, अभी वो आया नहीं है, वो उसके लिए हुँ, हुँ। जा चुका है, बट अभी तक अब शायद नेक्स्ट एडिशन में वो ऐड हो। ओके। और तकिया कलाम तो तो अब क्या ये था, खत्म हो गए थे एक ज़माने में, आपको याद होगा पुरानी फ़िल्मों में यूज़ होते थे, बाद में वो खत्म ही हो गए। तो मैंने वापस से शुरू किया उसको टीवी में, और वो ऐसा चला कि वो जी। एफआईआर की पहचान बन गया। लोग रोज़ वेट करते थे कि कौन-सा कैरेक्टर क्या तकिया कलाम बोलेगा। यहाँ हाँ, तक कि हाँ। अगर आप सोशल मीडिया में जाएँ तो कितने सारे फ़ेसबुक पे और कहाँ-कहाँ पेजेज़ बने हुँ, हैं जो सिर्फ़ तकिया कलाम पे बने हैं, एफआईआर के तकिया कलाम। उसपे पूरे पेजेज़ बने हैं, जिसमें मैं जाता हूँ, देखता हूँ हुँ। कि कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, तकिया कलाम उनको याद है, वो लिखते हैं उसमें तकिया कलाम आके। तो जी। एक अलग दौर शुरू हुआ तकिया कलाम का।
कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं ये तकिया कलम और ये एफआईआर वाली सारे हाँ एपिसोड्स के हाँ, वो बीच में? बहुत बहुत से होते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक बार स्विट्जरलैंड में था और स्विट्जरलैंड से मैं हम्म। पेरिस जा रहा था। तो क्या हुआ कि वो सब सामान वामान लेके हम लोग चले गए और हम्म। एक हमारा जो बैग था वो वहीं रह गया होटल। ओके। तो उस समय मैं एपिसोड भी लिखना था मुझे, क्योंकि मैं तो ट्रैवलिंग करते हुए लिखता रहता। तो अच्छा। हम लोग जब पेरिस पहुंच गए तो मालूम पड़ा, अरे यार एक तो रह ही गया बैग वहां पे। तो मैंने कहा चलो ठीक हम्म। है, तो आ जाएगा बैग। तो उस समय मैं लिख रहा था, तो मैंने उसमें तुरंत तकिया कलम बनाया था कि गलती रह गया होटल में। तो ये तकिया कलम बनाया मैंने, जो एपिसोड में आया भी था कि गलती हो गई ओके। होटल में, बैग रह गया होटल में। तो वो हमेशा वो कैरेक्टर होता था ना, तो इस टाइप के ओके। बहुत आता था। जैसे बहुत एक दिन ऐसे बैठा था तो किसी ने पता नहीं बोला कि किसी के यहाँ बैठा था, तो मैंने कहा कि पापा कहाँ हैं? तो उसने बोला पापा टेरेस पे। तो मैं उस दिन लिख रहा था, तो मैंने फिर तकिया कलम बनाया था कि मम्मी पेरिस में, पापा टेरेस में। तो वो जो है कैरेक्टर। तो ओके। ऐसे चलते फिरते ऐसे ही बना करते थे। उसके लिए कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा सोचना है या क्या है, ऐसे ही बन जाते थे। क्या करना। और जैसे कि आपने कहा कि आप ट्रैवल के टाइम में लिखते रहते हैं, तो वो स्टोरी हमेशा दिमाग में चलती रहती है आपकी और वो लिखते रहते हैं आप ट्रैवल के टाइम हाँ में? हाँ हाँ हाँ, वो क्या होता है, वो आपके सिस्टम में आ गया होता है। लाइक जैसे क्या है, हम्म। एफआईआर आप इतने साल लिखते 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 ऐसे सिस्टम में आ गया कि अगर आपको कोई नींद से भी उठा देगा, कहेगा अभी लिखो, तो आप लिख देंगे। तो वो हो जाता अच्छा। है, काम करते करते वो आपके सिस्टम में आ जाता है। तो मैं तो ट्रेवल करते करते मैंने बहुत लिखा, क्योंकि राइटर का कोई एक बेनिफिट होता है कि राइटर कहीं को जरूरी नहीं कि फिजिकली प्रेजेंट हो सेट पे या कहीं। तो आप कहीं भी घूम रहे हैं फिर हम्म। रहे हो, जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप कहीं से भी लिखिए और जी। भेजिए। तो इस हिसाब से मैंने, जैसे कि जिनी और जूजू एक मेरा ऐसा शो था जो मैंने ऑलमोस्ट पूरा शो घूमते फिरते ही लिखा। हम्म। वो शो पता नहीं कैसा था अच्छा। कि मैं यूरोप से वापस आता था, 1 महीने के बाद फिर यूरोप चला जाता था। तो मैं ओके। मैक्सिमम मैक्सिमम एपिसोड मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग में लिखे हैं उसके, ट्रैवल में ही लिखी है। ट्रैवल करते हुए लिखे हैं उसको। और जीनी और जूरू बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, उसमें एक बहुत और ज्यादा स्वीटनेस और एक फन जैसे लविंग चीज है। तो आपकी लाइफ मैं, में जीनी कौन है? जिनी तो मेरी वाइफ ही है, और तो ओके। कौन हो सकता है। वाइफ है मेरी का निगम। वो खुद एक ट्रेन डायरेक्टर हैं, उन्होंने लंदन फिल्म एकेडमी से डायरेक्शन का कोर्स किया हुआ है और फ्यूचर में वो कुछ ओके। अच्छी प्रोजेक्ट भी प्लान कर रही हैं। तो वही जिनी हैं, हाँ हाँ। क्योंकि उनके आने के बाद से बहुत चेंजेस हुए लाइफ में मेरी। बहुत जिसको कहते हैं ना कि सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो हाँ हाँ। जिनी, क्योंकि जो है क्या है, मेरा जो पूरा सफर है उसमें पहले क्या है, मेरे जो फादर है, फादर का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये कहा कि जो करना है वो करो, कभी उसके लिए रोका नहीं, बल्कि उसके लिए उल्टा उन्होंने मुझे बॉम्बे भेज दिया वहां से। वरना प्रोफेसर, वो खुद मेरे चाचा प्रोफेसर, सारा घर ऐसा हाँ हाँ। पढ़े लिखे वाला, सबसे कम पढ़ा लिखा है वो। और जो है, वरना ओके। होता कि आप पढ़ाई करो और जॉब करो, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा। लोगों ने काफी लोगों ने विरोध भी किया उस बात का, लेकिन उन्होंने भेजा। हम्म। इवन बॉम्बे जैसी जगह में उन्होंने उस समय मुझे घर लेके दिया। तो वो सब चीजें हुई, इससे जी। मैं स्टैंड कर पाया यहाँ। लेकिन जो जिनी की बात है, तो मेरी वाइफ के आने के बाद से वो एक किस्मत खुलती है ना, तो वैसे वो खुलती हाँ हाँ। चली गई, वो वाली बात है। ओके। जी। तो आप अपने कैरेक्टर्स के साथ में किस तरह से रिलेट कर पाते हैं? जैसे कि लापतागंज में बहुत ज्यादा एक यूपी का टच है उसमें, जो कि बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स है, लेकिन उसके डायलॉग्स भी बड़े मजेदार हैं। तो जी, हाउ डू यू रिलेट विद दैट अपने कैरेक्टर्स के उसका रीजन साथ क्या में? है, देखिए मैं आपको बताऊँ। जैसे लापतागंज की बात है, तो लापतागंज जो शो शुरू हुआ था, वो बेसिकली अश्विनी हम्म। धीर साहब हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने वो हम्म। शो शुरू किया था, उन्होंने वो कैरेक्टर्स बनाए जी। थे। मगर उसके हाँ बाद हाँ। फिर वो बिजी थे, और कुछ और चैनल को चाहिए था कुछ मजेदार सा उसमें और हो जाए, कुछ और तड़का हो जाए कुछ, तो मुझे लेकर आए थे उस शो में। तो उस शो में फिर उसके हम्म। बाद इसलिए वो चीजें उतनी अच्छी कर पाए हुए, और शायद इसलिए मुझे चैनल और अश्विनी धीर लेकर आए, क्योंकि मैं खुद ओके। उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने बचपन से हम्म। वैसे देखे हैं, मैंने बचपन से ऐसा चाय वाला, ऐसा हलवाई, ऐसा मामा जैसा कैरेक्टर, ऐसे गांव के कैरेक्टर सब देखे हैं। जी।
मैंने आपको बताया मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, बहुत ही छोटी जगह है, मतलब उस समय वहाँ 10-15,000 की पॉपुलेशन थी सिर्फ। तो उस जगह से ओके। तो मैंने वो सारे कैरेक्टर्स मैंने देख रखे हैं। हाँ हाँ। तो जब आप उन कैरेक्टर्स को देख चुके होते हैं तो आपको हम्म, वही आप एफआईआर में देखिए आपको एक से एक कैरेक्टर्स दिखाई देंगे जो आपको आपके गली मोहल्लों में भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए वो रिलेट कर पाना बड़ा आसान हुआ मेरे लिए उन जी। कैरेक्टर्स से। एफआईआर का जो मेन लीड जो हरियाणवी कॉप है, अ, उनका काफी एक बहुत ही मतलब एक पॉपुलैरिटी रहा है उस पूरे एफआईआर के एपिसोड में। उसका उनके जो 3 एपिसोड जो सबॉर्डिनेट्स थे, जो हेड कांस्टेबल है, फिर उनके साथ में 2 और जो कांस्टेबल थे, गुल्लू और गोपी गुलगुले। बिल्लू। जी। तो वो भी आपने काफी सारे मजेदार किरदार आए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो ऐसा हुआ था कि देखिए सबसे पहले तो ये जो कैरेक्टर था हरियाणवी नहीं था, ये महाराष्ट्रियन कॉप थी। लेकिन अच्छा। उसी समय एकता कपूर की फिल्म आई थी क्या कूल हैं हम, उसमें ईशा कोप्पिकर ने महाराष्ट्रियन हम्म, कॉप किया था, तो हमें इसलिए हमने चेंज किया। और उसमें ये ओके। नहीं पता था कि हरियाणवी होगा, सब अपना अपना ऑडिशन दे रहे थे। तो कविता कौशिक ने ऑडिशन दिया था, तो कविता कौशिक ने बोला ओके। कि मैं थोड़ा कुछ अलग करूं, तो कहा गया करो, तो उसने हरियाणवी किया और बहुत अच्छा किया। तो ये हुआ कि हाँ चलो इसको ओके। हरियाणवी करते हैं। अच्छा मेरे साथ क्या था कि मैं कभी हरियाणा गया ही नहीं था उसके पहले, और पूरा शो मैंने लिखा हरियाणवी में, क्योंकि क्या है कि वो नमक हलाल फ़िल्म का बड़ा इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर, उसमें अमिताभ बच्चन साहब ने हरियाणवी रोल किया था। अच्छा। तो वो हरियाणवी दिमाग में बैठी थी, तो उसपे मैंने पूरा लिखा और सब रिटन होता था, ऐसा नहीं है कि वो खुद बोला जाता हो, नहीं, स्क्रिप्ट में पूरी हरियाणवी जी। लिखी होती थी, जो भी कविता कौशिक बोलती थी, जो कुछ भी, वो सब ओके। कुछ लिखा होता था। तो इस तरह वो हरियाणवी, फिर उसके बाद ये हुआ कि अब शो लंबा चल रहा है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम पे कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हुआ कि क्या करें? जी। गुलगुले का भी कैरेक्टर जम चुका था, बहुत अच्छा चल हम्म। रहा था गुलगुले। अब एक गोपी हमारे पास बचा था जिसका कुछ खास तब तक यूज़ नहीं किया था हमने। तो मैंने एक ओके। एपिसोड में ऐसे ही यूज़ किया था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ द दिल्ली में एयरपोर्ट हम्म। पालन। वो लोगों को अच्छा। इतना पसंद आया कि उसके बाद वो उसकी स्टाइल बन गई कि इज़्दा करके ही वो बोलता था। कि जी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ तो उसके बोलने का स्टाइल था कि आपने मेरा इंटरव्यू किया, मुझे लगा बड़ा अच्छा इज़्दा, हसीनाएँ अगर हम्म। मिस करती हूँ तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा। तो इस ढंग से उसका शुरू हो गया, तो फिर वो बिना इज़्दा के होता ही नहीं। अब मुझे कई जो हम्म। है कॉलेजेस में बुलाया जाता है एज़ गेस्ट लेक्चर, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ, जहाँ हाँ। मास कम्युनिकेशन वगैरह के स्टूडेंट्स हों, तो मैं जब वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे हम्म। लोग शुरू हो जाते हैं देखते ही, इज़्दा, इज़्दा, और उनको एक इज़्दा में ही इज़्दा का बताइए, इज़्दा बोलिए, इज़्दा, तो वो इतना हाँ, इसको पॉपुलर बताइए आज। प्लीज। मुझे एक कॉलेज में गया था मैं इंदौर में। वहाँ मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि आपने हमारे जो है स्टूडेंट्स की लैंग्वेज खराब कर दी है। मैंने कहा कैसे? बोले ये लोग सिर्फ इज़्ज़ा में ही बात करते हैं। हर बात में इज़्ज़ा, आपको इज़्ज़ा। इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। हाँ, 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 मैंने वैसे ही, और उन्होंने भी बड़े ही मज़ाक में कहा था ये बात। उन्होंने कहा लेकिन बहुत अच्छा जी। है। तो इस तरह से वो कैरेक्टर बन गया। तो ऐसे हाँ सारे हाँ। कैरेक्टर बनते चले गए। तो सब, हम्म। और मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैं कोशिश करता हूँ ऐसे हों जिनको आपको लगे हाँ, इस टाइप का इंसान देखा है। इस टाइप का इंसान मैंने हम्म। कहीं तो ऐसे में मिली हूँ, या कहीं मैंने देखा है ऐसा इंसान। ज्यादातर रियलिस्टिक स्टोरीज में से ही मतलब आसपास की रहती हैं। हाँ, हाँ, वैसे होती है। इवन मैं नाम भी यूज़ वही करता हूँ, जैसे मेरे अतर्रा में जो मेरा, हाँ, हलवाई इमरान पहलू हलवाई है, उसका नाम मैं बहुत यूज़ हम्म। करता हूँ। ऐसे बहुत सारे हाँ कैरेक्टर्स हैं जो रियल हैं, उनके नाम हाँ। मैं हाँ। यूज़ किया करता हूँ। तो काफ़ी लोग रिलेट करते हैं उन ओके। चीज़ों से। ओके, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या कोई एक पर्टिकुलर कहानी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कोई डायलॉग जो आपके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आपने इतना कुछ लिखा है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, एक्चुअली सभी अच्छे हैं, सब मतलब जो भी लिखा है वो सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि सबको हम्म। लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत पॉपुलर हैं। तो अब हाँ हाँ। क्या जो है, किस किस डायलॉग के बारे में कहे क्या, सारे ही अच्छे हैं, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे लापतागंज हो, चाहे यारों का टशन हो, चाहे तेरा यार हूँ मैं के हो, या जिनी और जूजू हो, या तेनाली रामा हो। अभी मुझे नॉमिनेशन भी कल मिला है तेनाली रामा के लिए, अवार्ड के लिए। हाँ हाँ। तो ये सारे बहुत पॉपुलर शोज़ रहे हैं मेरे, और सब में अच्छा रहा। चाहे एबीसीडी हो, एबीसीडी के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे, कई लाइनें बहुत अच्छी हो गई।
उसमें, जी। जो कि आप बहुत सारे यंग राइटर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो आपकी तरह एक अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि फ़ोकस, हम्म। कि आप पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको वो बनना है, करना है कि नहीं करना है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि चलो ये ट्राई कर लेते हैं, हाँ, या हाँ। चलो कुछ दिन करके देखते हैं, ऐसे नहीं होता है। और राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को नहीं सिखा सकते। आप सब कुछ सिखा सकते हैं, आप लिखना नहीं सिखा सकते किसी को, क्योंकि ये बिल्कुल, तो जब गॉड तक गिफ्ट वो अंदर से नहीं आती है। गॉड गिफ्ट है वो। तो पहले तो ये हुँ, ढूँढिए कि आपके अंदर वो है कि नहीं है, ठीक है? आप उसको जी। तराश सकते हैं, आप उसको तराश सकते हुँ, हैं। हुँ, तो मैं हमेशा सबको वही बोला करता हूँ कि देखो, जब कोयला जो होता है और जो हीरा होता है, जब हीरे की हुँ, हुँ, खदान से हीरा निकलता है तो आप पहचान नहीं पाएँगे कि कोयला कौन-सा है और हीरा कौन-सा है। बिल्कुल। लेकिन आप जो इतना वो भी काला होता है, लेकिन आप कोयले को घिसते रहिए, घिसते रहिए, घिसते रहिए, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हीरे को हुँ, आप हुँ, घिसते रहिए तो अंदर से डायमंड निकलता है। तो आप पहले बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए डायमंड है कि नहीं अंदर। अगर डायमंड अच्छा। अंदर है और हुँ, ऊपर से हुँ, भले वो कोयला हो, तो उसको तराशिए, घिसिए, 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 मेहनत कीजिए, लिखिए, रोज़ लिखिए, करते जाइए, तो एक दिन डायमंड निकल आएगा। है ही नहीं बिल्कुल। और आप उसको घिस रहे हाँ, हैं, तो कुछ नहीं हाँ। निकलेगा। तो पहले तो ये तलाशिए कि आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं है, हुँ, हुँ, तो फिर तराशिए, जिसको रियाज़ करना कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। करते-करते जी। करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान जो कहा जाता है। तो जड़मति भी सुजान मतलब चालाक, चतुर हो जाता है। तो वो आप क्यों नहीं हो हुँ, सकते? तो हुँ, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप उसको खुद पहचानिए कि है कि नहीं, और अगर है, तो उस पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद उसको आप जो जिस जिस सब्जेक्ट को आप लिखने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में जी। पहले जानिए। उसको हाँ, हाँ। पढ़िए, रिसर्च कीजिए, जानिए, उससे उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़िए, देखिए, पहले समझिए। हुँ, ऐसे हुँ, ही लिखने मत बैठिए। दूसरा, ये जानिए कि हर किसी का अपना एक जॉनर होता है। हर आदमी हर हुँ, चीज़ हुँ, नहीं लिख सकता, या हर आदमी अगर लिख भी बिल्कुल। लेगा आके, तो उसमें से कोई, जैसे एक मिठाई की दुकान है, हुँ, राइटर हुँ, राइटर एक मिठाई की दुकान है। कैसे हाँ, है हाँ। मिठाई की दुकान की, जहाँ पे आपके लड्डू भी मिल रहा है, पेड़ा भी मिल रहा है, आपका श्रीखंड भी मिल रहा है, आपका संदेश भी मिल रहा है, सब कुछ हाँ, मिल रहा है। हाँ। लेकिन जी। उस हलवाई की दुकान का जो समोसा है वो बड़ा फ़ेमस है। तो होता हाँ, क्या है, हाँ। लोग समोसा लेने आते हैं उसके यहाँ, लेकिन समोसा लेते-लेते फिर कोई लड्डू भी ले लेता है, कोई पेड़ा भी ले लेता है, हाँ, कोई हाँ। भी ले लेता है। तो इसलिए किसी एक हाँ। चीज़ में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, है ना? हुँ, जैसे हुँ, मुझे लोग कॉमेडी के लिए जानते हैं, तो कॉमेडी के लिए मेरे पास आते हैं, कॉमेडी लिखवाते हैं, लेकिन साथ में एबीसीडी भी लिखता हूँ, ये हाँ, इंद्रों की हाँ। बात भी लिखता हूँ मैं, तो बहुत दूसरी चीज़ें भी लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप ये पहचानिए कि आप थ्रिलर अच्छा लिख पा रहे हैं, कि आप कॉमेडी अच्छी जी। लिख पा रहे हैं, कि आप जो है ड्रामा अच्छा लिख पा रहे हैं। तो जो अच्छा लिख हुँ, पा रहे हैं, हुँ। सिर्फ़ उसको पकड़ के आप चलिए, उसके बाद अपने आप चीज़ें होने लगेंगी। मीन्स चैलेंजेस फेस किया था आपने? सपोज़ जैसे आप कॉमेडी ही से आपने स्टार्ट की थी, फिर आपने एक जैसे ये उन दिनों की बात है कि बारे में आप का कह रहे हैं, हाँ, वो एक थोड़ी इमोशनल, एक हाँ, स्वीट लव स्टोरी है। हुँ, फिर एबीसीडी इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। तो कंप्लीट डिफरेंट। मतलब स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, देन अनदर, वो तो वो वो आप कैसे बैलेंस करते हैं उसको? वो बैलेंस तो ऐसा है कि ये तो फिर भी अलग-अलग टाइम पे चीज़ें हुई हैं। मैं तो एक टाइम पे हुँ, रोज़ एफआईआर भी लिखता था और रोज़ लापतागंज भी लिखता था। एफआईआर अच्छा। एकदम ओटीटी ओवर द टॉप शो था हुँ, हुँ। लिखने में, और लापतागंज जी। बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ, डेली लाइफ हुँ, वाला शो हुँ। था वो। तो मैं दोनों लिखता था, जी। दोनों में मुझे जो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता था कि एफआईआर से निकल गया था, उस ज़ोन से निकल जाता था, उस मूड से निकल जाता था। फिर एफआई अब ओके। लापता के ज़ोन में आता था कि लापतागंज के ज़ोन में हूँ, स्लाइस ऑफ लाइफ, नॉर्मल अच्छी बातें और ये सीख की जी। बातें और ये, और हुँ, वहाँ हुँ। पे तो तकिया कलाम और ये सब चल रहा है। तो एक ही दिन में तो वो मेरी इतनी अच्छी एक लर्निंग भी हुई है, प्रैक्टिस भी हुई है कि अब मुझे उसमें ओके। दिक्कत नहीं होती। क्योंकि 9 साल एफआईआर के थे, उसमें से 5 साल तो लापतागंज था। तो वो इतनी बढ़िया हाँ, हाँ। प्रैक्टिस हो गई है कि एक-एक दिन में हुँ, मैं हुँ। लिख, और एक टाइम ऐसा भी था कि आई यूज्ड टू राइट 5 शोज़, 5 शोज़ ओके। लिखता था मैं, एक ही दिन लिखता था 5 शो। हाँ, हाँ। तो आप उससे सोच सकते हैं कि कितनी प्रैक्टिस हो गई लिखते-लिखते। तो आप कितने घंटा काम करते थे? आई मीन 5 शोज़ इन अ डे हाँ, मीन्स उस मतलब समय यू तो हार्डली मैं यूज्ड टू स्लीप आई गेस।
यस, देखिए क्या होता है